बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हज में आसानी। आपके लिए इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि मुकम्मल तौर पे जितना भी मुमकिन हो सके आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। आपको आपके इंतज़ामिया मामला के सिलसिले में आप गाइड करते हैं। दीनी मामला तो हम जो हैं वो तो इंशाअल्लाह ताला मीटिंग भी चलती हैं उलमा कराम के साथ, तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इंतज़ामी मामला आपके लिए बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। जब से बायोमेट्रिक का सिलसिला शुरू हुआ है, लोग काफ़ी इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि मोबाइल में कुछ चीज़ें जब आप उस अच्छे तरीके से उसको हैंडल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको हर जगह से क्लियर करता जाएगा, तो इसलिए आपकी बायोमेट्रिक सक्सेसफुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। इस सिलसिले में कुछ सवालात उठ रहे थे काफ़ी दिनों से, कुछ बेशुमार हमारे दोस्त हैं वो इसमें भी गाइड कर रहे हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह एक दो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ इस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह मज़ीद इसके लिए आप आसानी पैदा करिए कि अब जिनके बायोमेट्रिक हो चुकी है, जिनके ताशी सेंटर से बायोमेट्रिक हो चुकी है, अब वो हुजाज कराम क्या करें। फ़िलहाल तो इस सिलसिले में वज़ारत मज़हबी अमूर ने कोई एक्टिविटी अभी मज़ीद नहीं शुरू की। अब आपने रमज़ान की तैयारी करनी है, अपनी इबादत की तैयारी करनी है, और जो आपकी दुआएँ हैं, आपके जो दूसरे दीनी मामलात हैं, अपनी नमाज़ें हैं, अपनी हर चीज़ इनके मुतालिक आपने तवज्जो करनी है। अपनी जिस्मानी फ़िटनेस की तरफ आपने तवज्जो करनी है, क्योंकि ये तो आपके मामलात मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद अब आपको मज़ीद कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। जब आप उससे पहले आपने जो काम करना है वो यही करना है। उसके बाद फिर आपका सिलसिला शुरू हो जाएगा ईद के बाद, ईद रमज़ान के बाद जो ट्रेनिंग का दूसरा सेशन आएगा, जिसमें आपको हाजी कैंप्स बुलाएंगे, वहाँ वैक्सीनेशन होगी। जो बीमार हज़रात मेडिसिन साथ देना चाहते हैं या जो वैसे भी लेके जाना चाहते हैं, उनकी मेडिसिन पैकिंग होगी और आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे। ये सारे मामलात उसके बाद आएंगे। फिर आपको एयर टिकट भी दिया जाएगा। जिनके ई पासपोर्ट है उनके तो सारा कुछ उसी में होगा। तो इसलिए अब आप सुकून से बैठ के इंतज़ार करें, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चल रहा था, तो इसलिए लोग उसमें मसरूफ़ थे, मतलब स्टक थे ना, रुके हुए थे। क्योंकि हमने जाना है तो तैयारी चुकी काफ़ी देर पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़े से इस सिलसिले में काफ़ी परेशान थे, या जो भी उनके ज़हन में बात आती थी। तो अब क्या होगा कि एक नया सेटअप बन रहा है ना, टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें, हर तरफ से आप टेक्नोलॉजी में आप एंटर हो रहे हैं। चूँकि टेक्नोलॉजी अब जिन लोगों को शुरू में मिल गई है, बचपन में जवानी में मिल गई है, तो वो तो उसके साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जो उम्र गुजार चुके हैं, थोड़ी उनके लिए मुश्किल पेश आ रही है। चलिए हम आते हैं। सबसे पहले तो ताशीर सेंटर के मामला जो हैं, जिसमें वहाँ पे जाके आपने जिनके बायोमेट्रिक घर में नहीं हो रहे, जिनके पास फ़ोन नहीं है, या आईफोन से जो कर चुके हैं, जिनके नहीं हो रहे, अब वो क्या करें। अब उन्होंने ताशीर सेंटर जाना है। तो इस सिलसिले में कुछ सवालात हैं जो वो पूछे गए हैं, उनके जवाब मेरे पास पड़े हुए हैं। कुछ और दोस्त भी हमारे इन सवालात को उठा रहे हैं। सबके पास ये सवालात पहुँचे हैं, और हर बंदा अपनी समझ के मुताबिक आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, और इंशाअल्लाह ताला सारे ही इसी काम में लगे हुए हैं। कोई आपके नुकसान के काम के लिए नहीं लगा हुआ। सबसे पहला सवाल है, क्या ताशीर सेंटर हफ्ता इतवार को खुला रहेगा? जी नहीं, हफ्ता और इतवार ताशीर सेंटर बंद रहेंगे। ताशीर सेंटर के औकात क्या है? ताशीर सेंटर के औकात जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। ताशीर सेंटर कहाँ कहाँ वाक़ हैं? ताशीर सेंटर कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में हैं। इससे दूर दूर जो लोग रह रहे हैं, फिर उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हैं, वो सफ़र तय करके आएंगे, अपने वहाँ पहुँचेंगे। ताशीर सेंटर में कितने पैसे लगते हैं, लोग ये भी पूछते हैं। अभी पैसे वहाँ पे कोई भी नहीं लगते, और फ्री ऑफ कास्ट आपका काम मुकम्मल करेंगे। बस आपका जो खर्चा होगा वहाँ खाने पीने का या आने जाने का खर्चा आपका होगा वहाँ पे। ताशीर सेंटर के लिए फॉर्म किसका ही कोई फॉर्म जमा नहीं कराना, ना कोई आपको, अगर उन्होंने आपको कोई रसीद दे भी दी है तो वो अपने पास रखनी, आपने उसको कहीं जमा नहीं करवाना। अगर किसी की उंगली कटी हुई है तो वो आप ताशीर सेंटर जाएंगे तो वो आपको सपोर्टिंग लेटर दे देंगे, उसको आप अपने पास रखिएगा। फिर आपको बायोमेट्रिक वहाँ पे हो जाएगी। जो आपको वो हिदायत देंगे कि कहाँ से इसको मेडिकल किसी डॉक्टर के पास या किसी के पास जाके इसका सर्टिफिकेट बनवा लें, फिर वो आप बनवा लें, तो फिर इंशाल्लाह ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। क्या बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूरी है? जी नहीं, किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट वहाँ पे नहीं ज़रूरत पड़ती। आपको बगैर अपॉइंटमेंट के ही वहाँ पे जाना पड़ेगा। क्या प्राइवेट हुजाज के लिए भी वहाँ पे सहूलत है? जी हाँ, प्राइवेट हुजाज भी जो इनकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकी, वो भी वहाँ जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, क्योंकि उनका ईमेल
ہر چیز تو وہاں پہ سعودی گورنمنٹ کے پاس انٹر ہے. خواتین اور بزرگ افراد کے لیے وہاں پہ کوئی کیا سوچتے ہیں؟ جی ان کو ترجیح بنیاد پہ وہاں پہ ان کو دیں گے، سہولت دیں گے. وہ جا کے وہاں پہ اپنی ان کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے گا، بزرگوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، خواتین کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور اس لیے ان کے لیے آسانیاں وہاں پہ جا کے مشکلات نہیں ہیں. بلکہ معذور افراد کے لیے بھی الگ سے سہولت ہے. وہ جائیں گے، اپنی کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی وہاں سے واپس آ جائیں گے. وہاں جا کے آپ کا اتنا بہت زیادہ ٹائم خرچ نہیں ہوگا، بس اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا، اور آپ جیسے آپ کی باری آئے گی 5-7 منٹ کے اندر آپ کا کام مکمل ہو جائے گا اور آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے. کیا بائیو میٹرک دوبارہ کروانا ضروری ہے؟ جنہوں نے پہلے بائیو میٹرک کر چکے ہیں، جو اب گورنمنٹ کے اعلان سے پہلے ہاں وہ دوبارہ بھی اپنی بائیو میٹرک کر لیں، اگر وہ آپ کو وہ وہاں بائیو میٹرک کرنے کی اجازت دیتے ہیں ایپ والے. اور کوئی نہیں تو آپ وہاں پہ جا کے دوبارہ اپنی بائیو میٹرک مکمل کریں، اور سکسیزفل جیسے لکھا آ جائے گا بس آپ سکسیزفل ہو چکے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ کروائیں، اپنے پاس رکھیں، اور کہیں آپ نے جمع نہیں کروانا. تاشیر سینٹر میں کون سا ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا ضروری ہے؟ تاشیر سینٹر میں آپ نے صرف اپنا اصل جو ہے آئی ڈی کارڈ جو ہے، اپنا پاسپورٹ، اور اپنی بینک کی جو آپ کو فارم ملا ہوا ہے، حج فارم جو جمع کروایا، بس وہ آپ نے لے کے جانا ہے. اور نہ وہاں پہ کسی کو دے کے آنا، نہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے گا. سب چیزیں آپ نے واپس لے کے آنی ہیں. تاشیر سینٹر میں سب سے اچھا وقت کون سا ہے جانے کا؟ اس میں سب سے اچھا وقت جو ہے وہ فجر کے ٹائم کا ہے. فجر کے ٹائم کہتا ہوں. تاشیر سینٹر میں آپ جائیں گے ظہر کے بعد، کیونکہ پھر جو دور دراز سے لوگ آئے ہوں گے وہ صبح پہنچے ہوں گے، وہ اپنا کروا کے نکل جائیں گے. پھر جو نزدیک رہنے والے ہیں یا جو صبح نکلیں گے وہ 5 سے پہلے وہاں 4 بجے انٹر بھی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کا کام مکمل ہو جائے گا. 5 بجے وہ بند کر دیں گے. جو لوگ اندر ہوں گے ان کو وہ فارغ کر کے ہی وہاں سے واپس جائیں گے. بائیو میٹرک مکمل ہونے کے بعد اسے کیسے چیک کریں؟ جن کی بائیو میٹرک تاشیر سینٹر سے ہوتی ہے وہ نہ کہیں چیک کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ جس سے آپ چیک کر سکیں. اس لیے آپ کو جو رسید یا فارم دیں گے وہ اپنے پاس رکھنا ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے گھروں میں بائیو میٹرک کی، ان کا سکسیزفل کا آ گیا ہے، جو ان کو ای میل میں ان کا آیا ہوا ہے، ای میل ان کی آئی ہوئی ہے، اس کی فوٹو کاپی کروا، اس کو پرنٹ آؤٹ کروا کے اپنے پاس رکھیں. کیا بائیو میٹرک کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر ہے؟ جی اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. بوڑھے زیادہ تر وہی بندہ جائے گا جس کی بائیو میٹرک الاؤڈ ہوگی، جن کو ان کو نے الاؤڈ کیا ہوا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں. 12 سال سے کم بچے کی وہاں پہ بائیو میٹرک ہونی نہیں ہے، اور جو افراد ریجیکٹڈ ہیں ان کی بھی نہیں ہونی. تو ہونی اسی کی ہے جس کے حج فارم جمع ہوئے ہیں. کیا موبائل فون یا کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ صاحب یعنی جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، موبائل آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اپنے موبائل کی، لیکن بلا وجہ وہاں پہ یوز اس کو نہیں کرنا. اس کو خاموشی سے سائلنٹلی لگا کے تو اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ ماحول نہ خراب ہو. کیا ایک شخص دوسرے شخص کی بائیو میٹرک کروا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کروا سکتا. دیکھیں فنگر پرنٹس آپ کی ہیں، دوسرے کے نہیں ہیں. اگر کوئی اور جا رہا ہے حج پہ تو میرے فنگر پرنٹس یا آپ کے فنگر پرنٹ وہاں کیسے چلیں گے؟ فیس بھی اسی کا ہونا ہے، پاسپورٹ بھی اسی کا ہونا ہے، فنگر پرنٹ بھی اسی کے ہونے ہیں. تو اس کے بغیر دوسرا بندہ نہیں کروا سکتا. کیا بائیو میٹرک تاشیر سینٹر جانے سے پہلے کسی قسم کی آن لائن اپائنٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں. بس آپ جائیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، انشاءاللہ آپ ایزی ہو کے کروا لیں گے. بیرون ملک مقیم کیسے تاشیر سینٹر جائیں؟ بیرون ملک مقیم جو ہیں وہ چونکہ وہاں پہ تاشیر سینٹر نہیں بنے ہوئے، اس لیے وہ اپنے موبائل پہ سعودی بایو جو ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے، سعودی ویزا بایو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کی لوکیشن پاکستان کی طرف کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وہاں پہ سکسیزفل ہو جائے گا. ماشاءاللہ جو سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہاں بے شمار آپ کو کوئی نہ کوئی، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے سمجھنے کی، کسی اور سے مشورہ کر لیجیے گا. موسٹلی لوگوں کے پاس آئی فون ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا اچھے طریقے سے سکسیزفل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط ضروری ہے کہ آپ اس کی لوکیشن پاکستان کی طرف کر لیں. کیا بائیو میٹرک کے دوران تاشیر سینٹر پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لے گا؟ جی نہیں، آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہی رہے گا. جو آپ کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہی رہیں گے.
अगर किसी हाजी ने गवर्नमेंट के ऐलान से पहले बायोमेट्रिक कर लिया तो वो क्या, कोई बात नहीं, आपने बायोमेट्रिक कर ली ना, आपका वो जो हक था वो आपने इस्तेमाल कर लिया, ऐलान चाहे बाद में भी हुआ लेकिन आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया। जिन हुजाज ने बायोमेट्रिक करते वक्त कराची सेलेक्ट कर लिया तो उनके लिए क्या हुक्म है, वो दोबारा बायोमेट्रिक करें और अपना जो है वो सिलेक्ट करें इस्लामाबाद, तो इंशाल्लाह दोबारा भी उनका हो जाएगा। मैंने अपना ईमेल खोलकर अपना ईमेल डाला, ईमेल नहीं आ रही, कोई बात है, आप इंतज़ार कर लें, ईमेल आपको आ जाएगी। नहीं आई तो दोबारा कर लीजिएगा 24 घंटे के बाद। ऐप में पासपोर्ट सेंड करने के बाद ट्राई अगेन का ऑप्शन आ रहा है, ट्राई अगेन का लिखा हुआ आ रहा है, आप दोबारा ट्राई करें, इसका मतलब है कि ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करें। आप 2-4 मिनट के बाद आप ट्राई करें या थोड़ा वेट कर लें। बाद में ऐसा होता है कि सिस्टम पे बोझ है ना, तो जब सिस्टम का बोझ कम हो जाएगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। कोई लाखों हाजी हैं, पूरी दुनिया से लोग कर रहे हैं। आपकी ऐप जो है वो लिखा है कि ऐप पासपोर्ट स्कैन कर ही नहीं रही बल्कि बार बार फेल आ रहा है, आप उसको रुक जाएं, आप रात के टाइम कर लें, जब आप सजदे से पहले उठेंगे, इसी बात सजदे से भी पहले उठ के अपनी ट्राई करें, इंशाल्लाह उस वक्त वो हो जाएगा। तस्वीर खींचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, उसके लिए फिर आपने ये करना है, अगर तो आपके पास टोपी है सर पे वो उतार दें। ख़वातीन के लिए ये है कि अपना जो हिजाब है वो इतना चेहरा कवर कर लें, तो फिर इंशाल्लाह पासपोर्ट आप अपनी तस्वीर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तस्वीर हो जाएगी। उसके लिए है कि पीछे आपकी दीवार रंग बिरंगी दीवार ना हो, प्लेन दीवार हो, ब्लू कलर हो जाए, वाइट कलर हो जाए, लाइट ग्रीन हो जाए, कोई भी लाइट कलर हो जिसमें आप नुमायाँ हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपकी तस्वीर आ जाएगी। ई पासपोर्ट कैसे अपलोड होगा, ई पासपोर्ट में चिप लगी, जैसे ही उसकी आप आएगी आपका ऑटोमेटिक ई पासपोर्ट उस पर अपलोड हो जाएगा, क्योंकि चिप है ना, चिप को फौरी कलेक्ट कर लेगा। वो मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, किसी के सारा काम मुकम्मल होने के बाद उंगलियों के नीचे मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, किसी के 25% आ रहे हैं, किसी के 40% आ रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका काम मुकम्मल हो गया, नंबर को कोई इशू नहीं है, आप अपना काम मुकम्मल हो गया, आपका सक्सेसफुल हो गया, तो इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं। ऐप आपकी तस्वीरें बार बार लेगा, जब तक उसको सही क्लियर नहीं कर लेगा, वो आप ट्राई बार बार करता रहेगा, इसलिए परेशानी में कोई बात नहीं, आप बार बार ट्राई करें, तस्वीरें लेंगे, जब एक दफ़ा सक्सेसफुल हो गया मुकम्मल, फिर वो आपको टिक कर देगा, आप फारुग हो जाएंगे। अच्छा जी, सब कुछ कन्फर्म हो करते करने सब सबमिट कर दिया, सब कन्फर्म करते सब सबमिट कर दिया और आखिर में सक्सेसफुल की ईमेल आ गई, तो क्या करें? बस आप कुछ नहीं करें, आप खुश हो जाएं, आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है, अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने वेट करना है मज़ीद अगले ऐलान का जो हुकूमत पाकिस्तान करेगी। मेडिकल फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरा फॉर्म बनवा लें मेडिकल का किसी और जगह हॉस्पिटल से, इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या बायोमेट्रिक के प्रिंट बैंक में जमा कराने? जी नहीं, किसी बैंक में आपने प्रिंट जमा नहीं करवाने। क्या एक ही मोबाइल से ज़्यादा ईमेल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वफ़ा दीजिएगा ताकि आगे वो सिस्टम चलता जाए और आपका सारा काम होता जाए। एक मोबाइल से जितनी मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। पासपोर्ट नया या पुराना, कोई इसका इशू, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, आपका नंबर वही होगा पासपोर्ट का, चाहे आपका नया चाहे पुराना, कोई मसला नहीं है, वही चलेगा। बायोमेट्रिक की आखिरी तारीख कौन सी है? बायोमेट्रिक की आखिरी तारीख 8 फरवरी है, इससे पहले पहले आपने अपना काम मुकम्मल करना है। हो सकता है कुछ दिन और आपको मिल जाए, लेकिन आपने इस पर तवज्जो नहीं करनी, आपने अपना काम मुकम्मल करना है। बायोमेट्रिक करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? आपको पहले भी बता दिया, बेहतरीन वक्त तो बायोमेट्रिक का वही है जो तहज्जुद से पहले का है। आप उस वक्त अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल करें और उसमें रश भी कम होगा, लोग भी कम होंगे और इससे आपका काम मिनटों सेकंडों में काम मुकम्मल हो जाएगा।
अगर पासपोर्ट में की तस्वीर में दाढ़ी नहीं थी तो अब दाढ़ी है तो कोई इशू नहीं है, आप अपना चेहरा सीधा धो के खुश करके करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। जिन लोगों ने ऐलान के बाद बायोमेट्रिक कर लिया, ऐलान से पहले कर लिया, ऐलान के बाद उनको मैसेज आ रहे हैं, तो वो क्या करें? कुछ भी ना करें, बस उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया, इसलिए सुकून लें। जिन लोग अफराद के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे और उनके शहर में ताशी सेंटर भी नहीं, तो क्या करें? उसका भी ये आप उसका यही हाल है कि आप फटकड़ी से हाथ धो लें, अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लें, लोशन लगा लें, खुश्क कर लें, फिर इंशाल्लाह आपका प्रिंट नुमाया हो जाएंगे, फिर वो आपका आ जाएगा। ऐप में पासपोर्ट डालते वक्त पूरा नाम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपका नाम काम मुकम्मल हो चुका है, सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में पूरा नाम ये आ रहा है, कोई मसला नहीं, शुरू में आपका नाम आ रहा है, आखिर में आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। अगर किसी प्राइवेट हाज ने अपने टूर ऑपरेटर से कैसे बायोमेट्रिक करवा लिया तो क्या करें? ठीक है, आपका टूर ऑपरेटर आपका इसका जिम्मेदार है, वो उसने आपकी बायोमेट्रिक कर ली है तो करवा दी है, जो भी किया, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप उसी के साथ रब्ते में रहें। मज़ीद किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं तो अपने टूर ऑपरेटर से रब्ता कायम करें और जो कुछ वो आपको गाइड करेगा, इंशाल्लाह उसकी हिदायत पे अमल करें। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा में दुआ में याद रखना है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।